हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है यूनियन के बारे में। और यूनियन में हम देख रहे होंगे स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से हमारे आर्टिकल्स हैं 52 से 62 और कुछ एक आर्टिकल्स और है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 52 की। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के एक प्रेसिडेंट होंगे। फिर हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है वो प्रेसिडेंट के पास होंगी। प्रेसिडेंट तीनों फोर्सेस का, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है। और ये पार्लियामेंट के ऊपर रहता है। जो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की, उनको। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कहता है कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो किस तरीके से होगा। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 मैनर बताता है। आर्टिकल 55 जिस तरीके से इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, वो और 54 की प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ये है 54 और 55 दोनों सिमिलर है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 56 के बारे में। 56 के बारे में आर्टिकल 56 कहता है कि जो प्रेसिडेंट का टर्म कितने कितने टाइम का रहेगा। तो टर्म नॉर्मली रहता है 5 इयर्स का। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 57। 57 कहता है कि जो प्रेसिडेंट की री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। और जो हमारा प्रेसिडेंट है, मतलब एक पर्सन मोर देन वन टाइम प्रेसिडेंट रह सकता है। कोई उस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रहेगा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 58 के बारे में। आर्टिकल 58 बताता है जो क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, ये हम आगे देख रहे होंगे इस वीडियो में, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की जरूरत रहती है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 कहता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। क्या क्या कंडीशंस होंगी प्रेसिडेंट के ऑफिस की। जो प्रेसिडेंट के पोस्ट है उस पे होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। फिर हम देख रहे होंगे आर्टिकल 60 के बारे में। आर्टिकल 60 हमारा बताता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट जब अपने पद पर आते हैं तो उनको ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है, और ये सारी चीजें आर्टिकल 60 में आती है। एंड फिर हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा। प्रेसिडेंट को जब भी हमें रिमूव करना होता है तो एक हम पर्टिकुलर वो फॉलो करते हैं, और प्रोसीजर किस तरीके से हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करेंगे, यानी कि उसकी पोस्ट से रिमूव करेंगे। इसके बारे में अभी हम फर्दर देख रहे होंगे इस वीडियो में। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 बताता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। कितना टाइम, जैसे ही प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है तो हम कितने टाइम के बाद हमें इलेक्शन करवाना है, क्या क्या उसका समय रहेगा, लिमिट्स रहती है, वो इसमें 62 में आता है। अब हम बात कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जो कि हमारा आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 बताता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसी। फिर है हमारा आर्टिकल 71 मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हो जाते हैं उनको कौन देखेगा और क्या क्या मैटर्स हैं, वो सब आर्टिकल 71 में है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स आती हैं कि किन किन कंडीशंस पे और कौन कौन सी पार्डन जो प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है, वो आती है आर्टिकल 72 में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर हम देखेंगे 74 आर्टिकल। आर्टिकल 74 कहता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हमारे एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इस तरीके से ये रूल्स, ये पॉलिसीज लेकर आनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है।
फिर हम देखेंगे आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 भी मिनिस्टर से रिलेटेड अदर प्रोविजंस को बताता है। फिर हमारा होता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब मैंने ये प्रेसिडेंट के इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 78 हमारा बताता है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये आती है आर्टिकल 78 में। ड्यूटीज किस लिए की, जो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को पास आउट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हर एवरी डिटेल्ड जो भी देंगे वो प्राइम मिनिस्टर देंगे, रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। फिर हम देख रहे हैं आर्टिकल 123 के बारे में। आर्टिकल 123 बताता है कि ऑर्डिनेंस पावर जो हमारे प्रेसिडेंट की होती है वो आती है आर्टिकल 123। अगर हम स्टेट में बात करें तो आर्टिकल 213 होता है, जो कि हमारा गवर्नर की ऑर्डिनेंस के लिए होता है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 143। 143 बताता है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को बताता है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की, तो वो रहता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस पे दे सकता है प्रेसिडेंट को। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 है हमारा नेशनल इमरजेंसी। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी स्टेट अपने नेशन में लागू होती है तो वो उसको प्रोक्लेम यानी कि लगाते हैं, तब प्रेसिडेंट लगाते हैं उसको, नेशनल इमरजेंसी को। और फिर हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आती है, जिसमें होता है प्रेसिडेंट्स रूल। फिर हमारा आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में हमारी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको भी हमारा प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करता है, और स्टेट इमरजेंसी को या तो गवर्नर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब चलिए देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या है हमारे। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, और उनको नॉमिनल और सेरेमोनियल हेड भी कहा जाता है, लेकिन रियल पावर जो लाई करती है वो लाई करती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हमारे एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, लेकिन एडवाइस वो मानते हैं सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब चलिए देख लेते हैं हमारी आर्टिकल 58 के बारे में, जो इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, अगर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है तो हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, आपकी 35 ईयर्स ऑफ एज उम्र होनी चाहिए, 35 साल की। और आर क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। आप मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि किसी भी लॉ के अंदर आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं, डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी रोल नहीं अदा कर रहे हो, या फिर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और अंडर एनी लोकल अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द एबव गवर्नमेंट्स, या फिर कोई और भी लोकल अथॉरिटी हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। फिर हम देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कंसिडर्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये पोस्ट हैं जो मतलब एक्सेप्शन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए। हमारे सबसे पहले है प्रेसिडेंट, दूसरे आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, फिर हमारे किसी भी स्टेट का गवर्नर, और किसी भी या तो यूनियन का मिनिस्टर हो या फिर हो किसी स्टेट का मिनिस्टर। अब आर्टिकल 58 के लिए जो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो एक ट्रिक सी बनाई है मैंने, दैट इज कैलो। तो सी फॉर ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ए फॉर एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। फिर एल फॉर लोकसभा
के मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ओ फॉर ऑफिस यानी कि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 58, जिसमें हमारे बताए गए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए बीइंग अ प्रेसिडेंट, अगर आपको एक प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 61 के बारे में, जो कि है इम्पीचमेंट के बारे में। अब इम्पीचमेंट का क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पीचमेंट का मीनिंग होता है कि रिमूवल, प्रेसिडेंट का उसकी पोस्ट से रिमूवल, और ये हमारा आता है आर्टिकल 61 में। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट को किस कैसे हम इम्पीच कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे इम्पीच किया जा सकता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे कर दे। अब क्या प्रोसेस रहती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को जाएगा इम्पीचमेंट का नोटिस। उसमें किस तरीके से जाता है? ए नोटिस इन राइटिंग साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस इज सबमिटेड टू द स्पीकर और चेयरमैन। या तो लोकसभा के लोग या फिर राज्यसभा के मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स किसी भी हाउस के एक नोटिस सबमिट करेंगे, या तो लोकसभा के स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को, फिर वो देता है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। द नोटिस मस्ट बी गिवन 14 डेज इन एडवांस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने से 14 दिन पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि ये आपके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा और ये नोटिस है, चलिए। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा रिजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट में। तो रिजोल्यूशन उस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिस हाउस से वो जो नोटिस किया गया है, जिस हाउस के 1/4 मेंबर्स ने वो लेटर लिख के चेयरमैन और या फिर स्पीकर का साइन करवाया। लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया हमारा ईदर हाउस में, फिर हम देखेंगे 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी के साथ हमें अप्रूवल चाहिए होता है। The resolution must be passed by 2/3 majority of the total membership of that house, not just present and voting। तो जैसे ही हमारा रिजोल्यूशन आ गया हाउस में, तो उस रिजोल्यूशन के अप्रूवल चाहिए हमारे पास 2/3 मेंबर्स का। 2/3 मेंबर्स कौन से? टोटल मेंबरशिप का, ना कि जो प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं। टोटल मेंबरशिप की हमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। अब मेजोरिटी मिल गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या रहता है? After the first house passes the resolution, the other house investigates the charges or cause them to be investigated। जैसे ही पहले हाउस से वो रिजोल्यूशन पास हो गया, तो जो हमारा दूसरा हाउस है, तो जो जो प्रेसिडेंट के ऊपर चार्जेस लगे हैं वो दूसरा हाउस उनको इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये वैलिड है या फिर ऐसे ही लगा दिए गए हैं। फिर होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद आता है राइट टू डिफेंड, जो कि प्रेसिडेंट का राइट है। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, जो जो एलिगेशंस उसके खिलाफ लगाए गए, चार्जेस जो भी लगाए गए, वो वहां पे अपीयर हो और अपने आप को डिफेंड करे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। फिर होता है हमारा सेकंड रिजोल्यूशन पास। सेकंड रिजोल्यूशन में क्या होता है? इफ द सेकंड हाउस आल्सो पासेस द रिजोल्यूशन बाय अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। अगर सेकंड हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी किसकी? टोटल मेंबरशिप की पास कर देता है उसको, रिजोल्यूशन को, तो फिर प्रेसिडेंट का रिमूव होना तय है और हो जाता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास 1/4 मेंबर्स नोटिस, 1/4 मेंबर्स किसी भी हाउस के, इधर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में से वो लेटर देंगे, उसका स्पीकर को देंगे या फिर चेयरमैन को देंगे। फिर 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को।
नोटिस देने के बाद रिजोल्यूशन पास किया जाता है उस हाउस से जिसने ये उसको लेटर पहुंचाया है रिजोल्यूशन का। फिर उनकी 2/3 मेंबरशिप चाहिए होती है। फिर जैसे ही उस हाउस से पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन होती है चार्जेस के खिलाफ। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है, प्रेसिडेंट के पास खुद के पास राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकता है। लेकिन तब भी अगर सेकंड हाउस भी उस 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर देता है उस रिजोल्यूशन को, तो फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। अब हम देखते हैं क्या क्या की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स ये हो सकते हैं, ओनली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड, कि एक ही ग्राउंड है जिस पे अपन प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, वो है कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ओनली देन एंड ओनली। इट इज ए क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर होता है, इसमें दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं और कोर्ट का कोई रोल नहीं होता इस प्रोसेस में, कोर्ट कोई भी रोल अदा नहीं करती है। आर्टिकल कौन-कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो हमने बात करी थी आर्टिकल 61 की, जो कि इम्पीचमेंट से डील करता है। और कौन सा करता है? 56(1) बी पार्ट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाया इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट के थ्रू, ये आता है हमारा आर्टिकल 56(1) बी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। एक बार फिर से आर्टिकल 56 देख लेते हैं, सारे आर्टिकल्स रिवाइज कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट हमने देखा था आर्टिकल 52 में कि हमारा एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 में हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। दूसरा हमने देखा आर्टिकल 54 इलेक्शन। आर्टिकल 55 बताता है कि किस तरीके से मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, और 56(1) बी में हमने देखा था कि इम्पीचमेंट भी है। फिर हमने देखा 57 आर्टिकल में जो एलिजिबिलिटी क्या होगी री इलेक्शन के लिए। हमने देखा क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी वो हमने आर्टिकल 58 में देखा था। फिर कंडीशंस देखी हमने 59 में। 60 में हमने ओथ एंड अफर्मेशन देखा। 61 में हमने देखा इम्पीचमेंट। उसके बाद वैकेंसी के लिए 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, हमने ये भी देख लिया था। हमने 123 ऑर्डिनेंस के लिए था। 3 तरीके की इमरजेंसी लगाता है प्रेसिडेंट, 352, 356 और 360। हमने 143 देखा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। और आर्टिकल 78 के थ्रू प्राइम मिनिस्टर सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को। हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो दिस वाज, हमने पार्डन पावर्स भी देखी थी प्रेसिडेंट के अंदर आर्टिकल 72। और कोई भी मैटर्स होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड प्रेसिडेंट के, वो भी हमने देखे आर्टिकल 71 के अंदर। उसके बाद हमने आर्टिकल 74 एंड 75 भी देखे थे कि किस तरीके से जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है उसको एडवाइस करते हैं। और आर्टिकल 71 में हमने मेनली देखा था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है उनको सुप्रीम कोर्ट डील करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। हमने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।